आदाब, आप देख रहे हैं आलमी सहारा। वक्त हो गया खबरनामे का। एनडीए में शामिल जेडीयू, टीडीपी और एलजेपी जैसी पार्टियों पर इंडिया इत्तेहाद के कई लीडर सवाल उठा रहे हैं। खासतौर से शिवसेना उद्धव ठाकरे ग्रुप के लीडर कह रहे हैं कि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू ज्यादा देर तक बीजेपी के साथ नहीं रह पाएंगे। दरअसल जेडीयू और टीडीपी के अपने अवाम के से किए गए कई वादे ऐसे हैं जिनकी बीजेपी खुली मुखालफत करती है, और इसी बुनियाद पर शिवसेना उद्धव ठाकरे को इन लीडरों को जल्द ही बीजेपी का साथ छोड़ देने की उम्मीद है। जैसे मैंने अभी अभी कहा कि जिस दिन हमारा गठबंधन हुआ इंडिया, उसी वक्त हम सारे लोगों ने तय किया था कि किसी व्यक्ति को लेकर नहीं, लेकिन ये जो तानाशाही है देश में, उसको खत्म करना चाहिए, देश का संविधान बचाना चाहिए। फिर चाहे सब मिलकर प्रधानमंत्री का उम्मीदवार हम तय कर सकते हैं, और मुझे लगता है कि कल वो हो जाएगा। नंबर्स किस आंकड़े जो काफी कम है, ऐसे में क्या टीडीपी, जेडीयू या अन्य दल है, जो भी लोग इनसे त्रस्त है वो सारे लोग हमारे साथ आएंगे, सारे देशभक्त हमारे साथ आएंगे। चंद्रबाबू जी भी, उनको भी बहुत परेशान किया है बीजेपी गवर्नमेंट ने। सारे लोग जिनको भी तकलीफ दी है, परेशान किया है, वो सारे लोग हमारे साथ आएंगे। जहां तक इन दोनों नेताओं का प्रश्न है, 2019 के पहले किस प्रकार से खुद चंद्रबाबू नायडू जी ने पूरे देश में सबको संगठित करने का प्रयास किया था, और मोदी जी की तानाशाही के खिलाफ फेडरल स्ट्रक्चर के मुद्दे को लेके यहीं दिल्ली के अंदर उन्होंने धरना भी दिया था कि राज्यों के हक मारे जा रहे हैं सरकार के द्वारा। और यही काम खुद नीतीश कुमार जी ने किया था इंडिया गठबंधन को संगठित करने के लिए। तो अगर आप देखें तो स्वाभाविक रूप से इनके मन में कोई श्रद्धा या कोई रिस्पेक्ट मोदी और अमित शाह को लेके है, ऐसा मैं नहीं मानता। बाकी उनको, उनकी पार्टी है, उनको फैसला करना है। वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने लोकसभा इंतखाबात के बाद अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने बुध की दोपहर राष्ट्रपति भवन पहुंचकर रस्मी तौर पर अपने इस्तीफा सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू को सौंपा। सदर जमहूरिया ने नई हुकूमत की हलफबर्दारी तक वजीर-ए-आज़म को अपना कामकाज देखने के लिए कहा है। वजीर-ए-आज़म का ये इस्तीफा नई हुकूमत के क़याम से पहले एक रिवायती अमल है। 2024 लोकसभा इंतखाबात के नतायज सामने आने के बाद बिहार में सियासत तेज हो गई है। बिहार के सीएम नीतीश कुमार और आरजेडी लीडर तेजस्वी यादव एक ही फ्लाइट से दिल्ली आए हैं। इस सफर के लिए एयरपोर्ट पहुंचे दोनों लीडर एक दूसरे से रस्मी मुलाकात करते भी नजर आए। इस दौरान सीएम नीतीश कुमार ने तेजस्वी की खैरियत दरियाफ्त की और आरजेडी लीडर ने भी बिहार के सीएम की खैरियत पूछी। सियासी मुबस्सिरीन इस मुलाकात को भी मुस्तकबिल की सियासत से जोड़कर देख रहे हैं। आपका वीडियो और फोटो वायरल हो रहा है। पहले आगे पीछे बैठे थे, अब प्लेन में साथ बैठे, क्या बात हुई नीतीश जी से? नहीं, सलाम दुआ हुई। फिर देखे कि मेरा सीट पीछे लौट था, तो बाद में वो देखे आए हैं तो हमको आगे बुलाए तो हम आगे चले गए। तो कुछ बात हुई, पॉलिटिकल बात? अब ये सब छोड़िए, ये सब समय पे बात किया जाता है, ये सारी बातें बाहर नहीं बताई जाती। कांग्रेस लीडर प्रमोद तिवारी ने नाम लिए बगैर बीजेपी पर हमला किया है। उन्होंने कहा है कि वो 303 सीटों से घटकर 240 पर सिमट गई है। एनडीए ने मोदी जी की वजह से सीटें नहीं जीती, बल्कि एनडीए की वजह से बीजेपी ने सीटें जीती हैं। उन्होंने कहा है कि सबसे ज्यादा वक्त अयोध्या को दिया गया और सबसे बड़ा मुद्दा बनाया गया। पीएम मोदी वहां से अपने ही उम्मीदवार को नहीं जिता सके। प्रमोद तिवारी ने कहा कि बीजेपी भगवान राम की व्यापारी है, पुजारी नहीं। टीएमसी के अभिषेक बनर्जी ने भी इस इशू पर बीजेपी को निशाना बनाया है। आप देखिए ना, नैतिकता अगर होती तो 303 सीट से 240 पे पहुंचा दिया। और मैं एक चीज और बता दूं, एनडीए की सीटें मोदी जी की वजह से नहीं जीती, बल्कि एनडीए की वजह से भाजपा की सीटें जीती। स्पष्ट करूं, अयोध्या जहां सबसे ज्यादा टाइम दिया, जिसको सबसे बड़ा मुद्दा बनाया, मोदी जी आप भाजपा को उम्मीदवार वहां से नहीं जिता सके, सिटिंग उम्मीदवार था, वरिष्ठ नेता था। तो जब भगवान ने ये कहा कि तुम मेरा नाम बेच रहे हो, और ऐसा मारा मोदी जी को, 303 से 240 पे गिर गए। तो भाजपा व्यापारी है राम की, पुजारी। किस लेवल तक बीजेपी के खिलाफ है, मैं मार्जिन पे तो ज्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा, पर जिस राम मंदिर को आप पोल एजेंडा बना के कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक हर एक आदमी के पास गए कि भाई राम मंदिर ने हमने बनाया और राम का प्रतिष्ठा बीजेपी ने किया। भाई भगवान का प्रतिष्ठा एक इंसान कैसे कर सकता है? कोई कर सकता है क्या? मेरे में क्षमता है कि मैं भगवान का प्रतिष्ठा करूं?
ये यही दिखाता है कि जहां पे उन्होंने राम मंदिर प्रतिष्ठा किया उसी लोकसभा क्षेत्र से बीजेपी की हार हुई। मैं तो इतना ही कहूंगा, प्रभु राम आया तो इंसाफ आया। आम आदमी पार्टी के लीडर सोमनाथ भारती ने अपने उस बयान पर सफाई दी है जिसमें उन्होंने मोदी जी के फिर वजीर आजम बनने पर अपना सिर मुंडवाने की बात कही थी। सोमनाथ भारती ने कहा कि नरेंद्र मोदी जी से मुझे तकलीफ नहीं है, बल्कि उन्होंने हुकूमत में रहते हुए जो अपने हुनर दिखाए हैं उससे तकलीफ है। अवाम ने उन्हें फिर से पीएम बनने का इख्तियार नहीं दिया है, उन्हें अखलाकी तौर पर इस्तीफा देकर चले जाना चाहिए। जहां तक सिर मुंडवाने की बात, तो मैं सनातनी हूं और घर में जब कोई मौत होती है तब मुंडन करवाया जाता है। अगर नरेंद्र मोदी को जनादेश मिलता तब मैं मानता कि जमहूरियत का कत्ल हुआ है। नरेंद्र मोदी जी से मुझे तकलीफ नहीं है। तकलीफ है जिस प्रकार के वो शासन के दौरान उन्होंने अपने हुनर दिखाए हैं। जनता जिसको मर्जी बनाए, जनता मालिक है, डेमोक्रेसी की मुल्क जनता के पास है। लेकिन 400 पार का नारा देकर जनता ने उनको दिया 240 सीट। तो जनता ने नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री तीसरी बार बनने का मैंडेट नहीं दिया है। मैं आज ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं। इसलिए 160 सीट उनको नहीं मिल पाई। नैतिकता के आधार पर नरेंद्र मोदी जी को आज इस्तीफा देकर चले जाना चाहिए, क्योंकि ये दायित्व जनता उनको नहीं देना चाहती तीसरी बार। और जो सिर मुड़ाने की बात थी, देखिए क्या होता है, मैं सनातनी हूं। एक सनातनी के जीवन में जब कोई मृत्यु घर में होती है तो संस्कार करने के बाद अपना सिर मुड़वाता है। नरेंद्र मोदी जी को अगर मैंडेट मिलता कि तीसरी बार प्रधानमंत्री बने, अगर उनको 272 से ज़्यादा खुद आता, तो हम कहते कि भाई आपको जनता ने मैंडेट दिया है तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने का। लेकिन वो तो है नहीं, मैंडेट से बहुत नीचे है। अगर मैंडेट दिया होता तो मैं मानता कि लोकतंत्र की हत्या हुई है। और जब किसी की मौत हो तो संस्कार करने के बाद सिर मुड़वा करके आप उसको इजहार करते हो, वही मैंने कहा था। लेकिन आज देश की जनता ने मैंडेट से, मेजॉरिटी से बहुत कम सीटें दे करके ये बात कह दी है साफ साफ कि नरेंद्र मोदी जी देश के तीसरी बार प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। तो ये बात उनको स्वीकार करना चाहिए। आजमगढ़ लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी के कामयाब उम्मीदवार धर्मेंद्र यादव ने अपनी जीत पर कहा कि यह अखिलेश यादव के पीडीएफ फार्मूले की जीत है। आजमगढ़ के लोग किसी भी तरह से ये कबूल नहीं करेंगे कि मुल्क के आइन, जमहूरियत और रिजर्वेशन को खतरा हो। आजमगढ़ ये जीत आजमगढ़ के लोगों की तरफ से सद्दे नेताजी को श्रद्धांजलि है। ये जीत आदरणीय अखिलेश यादव जी का जो पीडीएफ फार्मूला है उसकी जीत है। आजमगढ़ के लोग किसी भी तरह से इस बात को नहीं स्वीकार करेंगे कि कहीं से भी देश के संविधान को खतरा हो, देश के लोकतंत्र को खतरा हो, देश के अंदर आरक्षण को खतरा हो, पिछड़े और दलितों के। इन तमाम मुद्दों पर यहाँ के लोगों ने न केवल सदर सीट बल्कि लालगंज भी, दोनों ही सीटों को बहुत ऐतिहासिक वोटों से जिताया। 10 विधानसभाओं में आजमगढ़ के लोगों ने लीड कराया, दोनों एमपी शानदार वोटों से जीते। तो मैं आजमगढ़ के लोगों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए उनको यकीन, विश्वास और भरोसा दिलाता हूं, जिस उम्मीद के साथ उन्होंने वोट डाला है, हमारी पार्टी को चुना है, मुझे चुना है उम्मीदवार के तौर पे, हम हर संभव कोशिश करेंगे आजमगढ़ के लोगों की उम्मीदों को पूरा कर सकें। साबिक कांग्रेस लीडर आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा है कि उत्तर प्रदेश के नतीजे ठीक नहीं आए हैं। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी के जो बड़े लीडरान थे उन्होंने बेदारी नहीं दिखाई। उन्होंने कहा कि वो लोग पहले 2 मरहलों में बिल्कुल सोए पड़े थे और उसके बाद थोड़े बेदार हुए, लेकिन वहां उतरना नुकसानदेह साबित हो गया, जितना नहीं होना चाहिए था। हाँ, यूपी में जो रिजल्ट है वो ठीक नहीं आया है और ये ज़रूर, इससे मैं सहमत हूँ। और मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश में जो पार्टी के कुछ नेता थे, बड़े नेता थे, और उत्तर प्रदेश में जो भाजपा का संगठन था उसने उतनी जागरूकता नहीं दिखाई। पहले 2 फेज में तो बिल्कुल ही सोया पड़ा था, उसके बाद थोड़ा सा जागृति आई, लेकिन उत्तर प्रदेश में उतना नुकसान हो गया जितना नुकसान होना नहीं चाहिए था। बात करें
AIMIM के सदर और हैदराबाद लोकसभा सीट से नवमुंतखब MP असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि बीजेपी की मुहिम का जो तरीका था वो फिरकावारियत को बढ़ावा दे रहा था, इसलिए हैदराबाद के अवाम ने उन्हें मुस्तरद कर दिया। 10 साल से बीजेपी की सरकार है। गुज़श्ता 5 साल में बीजेपी की गलत फैसले जैसे महंगाई, किसानों के इशूज, बेरोजगारी से अवाम परेशान थे। नहीं, सब कोई हाई वोल्टेज कैंपेन नहीं था, कैंपेन था, नॉर्मल कैंपेन था, मगर बीजेपी की तरफ से जो तरीक़ेकार अपनाया गया था कैंपेन का, वो बड़ा ही गलत था, वल्गर था, कम्युनलिज्म को प्रमोट कर रहा था। और इसीलिए हैदराबाद की जनता ने एक तारीख़ी वर्डिक्ट बीजेपी के ख़िलाफ़ दिया है कि 3,37,000 की मेजॉरिटी से यहाँ पर बीजेपी को शिकस्त हुई। तो यही इनका कैंपेन, चाहे वो प्रधानमंत्री का कैंपेन रहा हो या यहाँ मुकामी बीजेपी का रहा हो, उसको हैदराबाद की आवाम ने रिजेक्ट किया। मैं शुरू से कह रहा था कि ये कैंपेन नहीं चलेगा, क्योंकि अब पॉलिटिकल डिफरेंसेस ज़रूर हैं और रहेंगे, मगर अगर आप शहर के अमन को बिगाड़ने के लिए और नफ़रत की दीवारों का इजाफा करेंगे तो आवाम उसको रिजेक्ट करी, और वही हुआ। 10 साल से बीजेपी की सरकार है, और ख़ास तौर से पिछले 5 साल में 2019 से 2024 तक जो बीजेपी की हुकूमत के नाकारकर्दगी, उनके गलत फ़ैसले, अवाम दुश्मन फ़ैसले, किसानों को तंग करना, नौजवानों को रोज़गार से महरूम कर देना, महंगाई को कंट्रोल नहीं करना, चीन जो हमारी ज़मीन पे कब्ज़ा करके बैठा है उस पर आँखें बंद कर लेना, तो ये ऐसी चीज़ें थी जो अवाम में चल रहा था इसके सिलसिला। और फिर 400 का नारा देने के बाद संविधान को ख़तरा, और ये बात अवाम में चले गई। ख़ास तौर से जो लोग बाबा साहब अम्बेडकर से मोहब्बत करने वाले हैं, संविधान के ऊपर नाज करने वाले हैं, तो ये सब चीज़ें उनके लिए महंगी पड़ी हैं। और बहुत से लोग, मुझे लगता है कि जो ये समझ रहे थे बीजेपी नहीं हारेगी, अब आप देखेंगे कल से उनका और ग्राफ गिरेगा। हालांकि एनडीए को अक्सरियत मिल जाने से मरकज में उसी की सरकार बनने के आसार है, लेकिन बीजेपी के हामियों को अपनी पार्टी का अक्सरियत से महरूम हो जाना हज़म नहीं हो रहा है। आगरा में बीजेपी के एक ऐसे ही हामी गोविंद पराशर ने लोकसभा इलेक्शन 2024 में बीजेपी के अक्सरियत से दूर रह जाने पर दिल बर्दाश्ता होकर पहले अपना टीवी तोड़ डाला और फिर टूटे हुए टीवी को आग लगा दी। लोकसभा इंतखाबात 2024 के नतीजों पर शिवगंगा लोकसभा सीट से कांग्रेस MP कीर्ति चिदम्बरम ने कहा कि तमिलनाडु ने वजीर आला M.K. स्टालिन के रहनुमाई में इंडिया इत्तेहाद को बहुत वाज़ेह और फैसलाकुन जीत दिलाई है। तमिलनाडु के अवाम ने बीजेपी की धर्म की सियासत को नकार दिया है। वोटरों ने रियलिटी चेक किया है और मुझे उम्मीद है कि वो बीजेपी इसे संजीदगी से लेंगे और मुस्तकबिल में अपने तरीक़ाकार में बदलाव लाएंगे। तमिलनाडु has given a very clear and decisive victory to the India Alliance, led in Tamil Nadu by the Honorable Chief Minister Mr. M.K. Stalin. Tamil Nadu rejects the Hindi Hindutva politics of the BJP, and the results reflect it very clearly. Tamil Nadu wants a federal government, wants a secular government, wants an egalitarian and an inclusive government, and that is exactly what the Tamil Nadu people have voted for. So Indian Alliance sweep the Tamil Nadu, but India Alliance get majority to form the government. How to look at this? This is not a decisive majority for a political party and a prime minister who was claiming that he was going to win 300 seats and his alliance is going to win 400 seats. In fact, this is a good reality check by the Indian voters, and I hope they take the reality check and modify their actions in the future. फिलिस्तीन और गाजा के साथ इज़हार यकजहती के लिए अमरीकी रियासत जॉर्जिया में दुनिया की मशहूर तरीन हर्ट्सफील्ड जैक्सन अटलांटा एयरपोर्ट पर एक कार रैली निकाली गई, जिससे एयरपोर्ट का काम मुतासिर हुआ। दूसरी तरफ अमरीकी फनकार मैकल मोर ने जर्मनी में एक कंसर्ट के दौरान फिलिस्तीन और गजा पट्टी में जारी नस्ल कुशी के खिलाफ अपनी हिमायत में गाना गाया। इससे कबल उन्होंने अपने शायकीन के सामने गजा जंग के बारे में जर्मन हुकूमत की फिलिस्तीनियों की मजम्मत की।
फ्रांस में एक हफ्ता कबल फिलिस्तीनी परचम बुलंद करने वाले रुकन पार्लियामेंट को निकाले जाने के बाद फिर फ्रांसीसी पार्लियामेंट की जनरल असेंबली के दौरान बाएं बाजू के फ्रांसीसी अरकान पार्लियामेंट गजा के साथ इज़हार यकजहती के तौर पर फिलिस्तीनी परचम के रंग का लिबास पहनकर पार्लियामेंट में आए। तो नाज़रीन, यह था आज का खबरनामा। फिलहाल दीजिए इजाजत, लेकिन आप देखते रहिए 24 घंटे का उर्दू न्यूज चैनल आलमी सहारा। सारा प्रणाम।